अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात होती है अवामी मसाइल पर, अवामी नौइयत के जो मामलात हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए, अवामी मसाइल को उजागर किया जाए। और बार बार एक बात आजकल दोहरा रहा हूँ कि इस वक्त जो मौशी मसाइल हैं वो इतने सारे हैं कि इसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। प्रोग्राम देखने वाले अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, अपने पैगामात बेच रहे हैं और उसमें कसीर तादाद उन सवालों की है जो बराह रास्त मईशत से जिनका ताल्लुक़ है। कोशिश यही करते हैं कि जो मौशी मसाइल हैं, एक आम आदमी के मसाइल हैं, क्योंकि बजट आज पेश होने जा रहा है, उसके हवाले से खुसूसी प्रोग्राम भी हमने मुरतब किए हैं। गुज़िश्ता रात से उसका सिलसिला जो है उसका शुरू हो चुका है, बाकायदा उसका आगाज़ हुआ। रात को तफ़सीलन तमाम मामलात पर गुफ्तगू हुई है और आज भी ये सिलसिला इंशाअल्लाह 4 बजे के बाद से K21 न्यूज़ पे जारी रहेगा। तो कोशिश यही कर रहे हैं इन तमाम मामलात को समझने की, जानने की कि जो मौशी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, आखिर ये कब हल होंगी और इनका हल आखिर है किसके पास। हुकूमतें आती जाती रही हैं। बड़ी अजीब बात है कि जो आदादो शुमार हैं वो कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं पिछली हुकूमत की जो मौशी कारकर्दगी है उसके हवाले से, लेकिन एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। दरमियाना और निचला तबका किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और अगर उसको कोई मुश्किल दरपेश हो तो कोशिश ये होती है कि उनके मसाइल को हल किया जाए ताकि जो मईशत का पहिया है वो चलता रहे और मुल्क के जो मामलात हैं वो ठीक तरह से चलते रहें। तो ये पिछली हुकूमत अभी जो गई है चंद माह पहले मौशी मुश्किलात का भी शिकार रही, सियासी मुश्किलात का भी शिकार रही, पॉलिसियों का फुकदान भी रहा, गलत फ़ैसले भी होते रहे और उनका दिफा भी करते रहे, जिसकी बड़ी भारी कीमत उन्होंने चुकाई और फिर अपनी वजारतों से, अहम ओहदों से हाथ धोना पड़ा। फिर उसके बाद दूसरी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला और वही वादे जो माजी में होते रहे। अब सूरत हाल ये थी कि बार बार इस बारे में पेशगोई की जाती रही कि जो मौशी मामलात हैं, अगर इसके लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाया, कोई अगर इकनॉमिक प्लान नहीं दिया गया तो नताइज बड़े भयानक हो सकते हैं, जो कि हमें अब इस वक्त नज़र आ रहा है। और नई हुकूमत चाहे जो भी हो उसके लिए इंतहाई मुश्किल और पेचीदा काम है कि इन तमाम मामलात में सुधार लेकर आ सके। तो बहरहाल यही आज मौजूद गुफ्तगू है। एक दफ़ा फिर इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं सईद रशीद साहब, तज्ज़ियाकार हैं। जुमे के दिन हम उन्हें मदऊ करते हैं, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू होती है। तो सईद रशीद साहब को सबसे पहले तो खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सईद साहब, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सईद साहब ये फरमाइएगा, इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है जिसके ऊपर अब बहस का आगाज़ हो चुका है बाकायदा तमाम ही टीवी चैनल्स पे, वो है जो माली साल के लिए बजट पेश किया जाएगा। और बजट का लफ्ज़ जब भी जहन में आता है तो ख्याल ये किया जाता है कि अब तमाम ही चीज़ें महंगी हो जाएंगी, यानी कि आप जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो आपकी दस्तरस से दूर चली जाएगी, वो महंगी हो जाएगी, आपकी पहुंच से दूर चली जाएगी। वो किसी भी शोबे में आप उठा के देख लें। तो बजट का जो तस्वुर है वो पाकिस्तान में ये लोग अपने जहनों में रखते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू की जाए कि ये जो आने वाला वक्त है मौशी हवालों से आपको कैसा नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सिर्फ दो चार चीज़ें मैं पहले बेस से आपको बताऊं ताकि अपने नाजरीन के लिए। आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है जी आप और आपकी वाइफ 1.25 लाख का बजट कभी बनाएंगे? जी, कैसे बनाएंगे? मुमकिन नहीं है। कि कहाँ से लेके आएंगे 25,000 रुपये? बजट बना रहे हैं 9,500 का और रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है 7,200। बताइए। बताइए, मैट्रिक के बच्चे से बोले मैथ्स कि ये बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? जी ज़ाहिर है आपको लेने पड़ेंगे कर्जे। फिर ये इतना इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं फाइनेंस। मैं 3-4 मिसालें आपको देता हूँ।
और अगर आप पिछले ये जो शौकत तरीन साहब के इंटरव्यूज देखें और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवंबर दिसंबर में इन्हें ये आइडिया था कि अभी हम हुकूमत और चलाएंगे, और आईएमएफ से इन्होंने मुआहदे जो किए थे रिव्यू के, उसमें इन्होंने खुद टीवी में आके नवंबर दिसंबर में, और कल वो जो समा में मलिक साहब है उन्होंने चलाए भी हैं वो, कि इन्होंने खुद कहा था कि हमने एग्रीमेंट किया है कि 30 रुपए लेवी तक जाएंगे जी। लेवी उस वक्त डालते हैं जब आप पेट्रोल की कीमत जो आ रही है उसको पूरा कर दें और उसके बाद उस पर टैक्स डाल दें। तो पेट्रोल की कीमत के साथ लेवी इन्होंने डालनी 30 रुपए, मगर एक साथ इन्होंने डाला तो आवाम शोर मच जाएगा। तो इन्होंने कहा था 4 से 5 रुपए पर मंथ हम डालते जाएंगे और इसे समवेयर जून तक में 30 रुपए पे ले जाएंगे। तो ये पेट्रोल खुद ब खुद 180 पे तो जाना ही जाना था, जो इनकी प्लानिंग थी। अब देखें, एक तो आपने 30 रुपए बढ़ाने थे, आपने 20 रुपए कम कर दिए, तो 50 का आपने वो दे दिया। आप 20 रुपए नहीं, आप 100 रुपए कम करें जी। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो उसको एलोकेट कर लें अपने बजट में कि यहाँ से सब्सिडी देंगे। जैसे अब मैं देख रहा हूँ इन्होंने 572 की सब्सिडी दी है, अब 573 की नहीं दे सकते, 72 आपने अलॉट किया तो वो बाउंस बैक हुआ। आईएमएफ ने सीधा कह दिया कि तुम हमारे साथ जब जो चीज मुआहदा करते हो, देखिए आईएमएफ जो है ये समझ लें एक तरह से वो इदारा है जिस पे पूरी दुनिया रिलाय करती है, उसकी मॉनिटरिंग को एक तरह से जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन होती है, ऐसे आईएमएफ सर्टिफिकेशन है कि ये मुल्क के साथ आपको डील कर सकते हैं कि नहीं, अगर ये मुल्क इस काबिल है कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारे लोग बैक हो गए। अब जब ये आए तो इनको ये आइडिया था कि दो ही सूरतें हैं हमारी, या तो आईएमएफ की बातें माने या हम भी इस सब्सिडी को कंटिन्यू करें, इलेक्शन कराएं, मुल्क बैंकरप्ट होता है और बैंकरप्ट होना था इसने जून जुलाई में। ये इमरान को भी समझता, एस्टेब्लिशमेंट को भी था, ऑपोजिशन को भी था। अब उनके पास चॉइस ये था कि बैंकरप्ट करके फिर हम आए और मुसीबत से आए। दूसरी है कि 1-1.5 साल हमें टाइम मिल जाए तो हो सकता है हम बैंकरप्सी को बचा लें। तो मैं आपको गुड न्यूज ये कि बैंकरप्सी से तो हम बच गए, ये तो एक टारगेट अचीव हो गया। अब जो थोड़ा बहुत बोझ आ रहा है उसके ऊपर मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो देख रहा था। एक चीज़ का और सईद भाई इजाफा ज़रूर कीजिएगा सुनने वालों को, ताकि इस बारे में इल्म हो सके कि जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं आपके और हमारे इल्म में है, ये सब मुआहदे के तहत शामिल था मुआहदे में कि आने वाले वक्तों में कीमतों में इजाफा होगा। इसके तहरीरी डॉक्यूमेंट्स को कि हमने देखे हैं, हमने खुद पढ़े हैं, वो तो इंटरनेट के ऊपर भी दस्तयाब हैं। तो शौकत जो ये तरीन साहब हैं, ये मुआहदा कर आए थे कि कीमतों में इजाफा भी करेंगे और ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली की जाएंगी, ऐसा था मुआहदे के अंदर? मगर देखें ऐसे स्पेसिफिक नहीं लिखा होता उसके अंदर। आईएमएफ एक गाइडलाइन देता है जी। गाइडलाइन में ये कहता है कि आपने हर वो काम करना है जो आपने बजट में रखा है जी। अगर आप कोई सब्सिडी दे रहे हैं तो एलोकेटेड है सब्सिडी तो दे दें, अगर नहीं एलोकेटेड तो वो कहाँ से पैसा लाएंगे। प्लस वो ये नहीं कहता कि बिजली के नर्क बढ़ा दो, वो सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि आपकी सर्कुलर डेट नहीं बढ़ना चाहिए कि आप 10 रुपए की बिजली बना रहे हैं और 9 रुपए में दे रहे हैं तो 1 रुपए कहाँ से देंगे आप। अगर बजट किया तो ठीक है, वो गाइडलाइन दे के बुलेट पॉइंट्स दे देता है और उस पर एग्री करवा लेता है इनसे। अब आपकी जिम्मेदारी है सर्कुलर डेट को रोकना। अब कैसे रोकेंगे आपके, आप जो जितने की चीज ले रहे हैं उतने में बेचें उसको, तो आपको पास डेट नहीं आएगा। और अगर आप उसमें नहीं करेंगे तो आप इसका अंदर वायलेशन करें। सिंपल उन्होंने कहा था कि जो भी आप सब्सिडी देंगे, और बल्कि उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं कि ये एरिया से सब्सिडी उठाएं आप, मगर उसको बजट से करें आप। ऐसे हवा में कर देते हैं तो फिर वो तो बाउंस बैक होता है मुल्क के लिए। तो वो इनका एग्रीमेंट था, वो इन्हें करना था कि इतनी लीवी। देखिए अगर मैं कह दूं अपने बजट में कि मुझे 100 रुपए जो है यासिर से मिलेंगे, ठीक है, तो फिर यासिर से लेने के तो मैं मीन्स पूरे करूंगा ना। तो इन्होंने ये डाल दिया था कि 450 अरब हम पेट्रोल की लेवी से लाएंगे। अब जब लेवी नहीं है तो वो 450 कहाँ से आएंगे? एक तो 450 का वो डेफिसिट और 400 की आपने वो दे दी सब्सिडी, तो 850 कहाँ से आएंगे? मतलब ये आईएमएफ सिंपल सवाल पूछता है। तो ये तो एक कैच था जिसमें ये फंस गए थे। अब जो कल हो रही थी ना बातचीत, वो एक
कॉन्फ्रेंस में अपना बता रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं। देखिए ये इतना इंटीग्रेटेड चीज है। मैं इमरान, शौकत तरीन, इनको सबको हटा के आपको एक बेसिक बात बता देता हूँ। अगर शौकत तरीन लास्ट ईयर वाला, ये 2021-22 को 4.8 पे रखते जीडीपी को, तो ये ट्रेड डेफिसिट नहीं आता। ठीक, बिल्कुल भी नहीं आता ट्रेड डेफिसिट। इसलिए बल्कि मैंने इनकी एक कॉन्फ्रेंस सुनी थी कि जैसे ही ट्रेड डेफिसिट इनके रेंज से निकलने लगा तो इन्होंने कहा अब हमें मईशत को स्लो करना पड़ेगा। हो सकता है हमने जो टारगेट डाला है 4.8 उससे भी नीचे ले जाना पड़ेगा। देखिए जब भी आप मईशत को तेज करते हैं तो आपकी इंपोर्ट बढ़ती है, इसलिए कि आप इंपोर्ट बेस्ड मुल्क हैं। जैसे इंपोर्ट बढ़ती है तो आपका रेवेन्यू उधर इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है, बर्डन आना शुरू हो जाता है। बड़ी आसान सी बात है। मतलब सिंपल फार्मूला है। अब देखें जैसे ही इन्होंने टारगेट किया था कि हम 6 से 7 बिलियन पे अपना डेफिसिट लाएंगे, जैसे इंपोर्ट इन्होंने 7-7 बिलियन की करनी शुरू की, देखें आज कितना 17 बिलियन पे आ गए आप। ठीक है, पहला हिट वो भी नहीं ये रोक सकते थे, इसलिए कि इन्होंने रेवेन्यू को, अब देखें सेकंड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो आपका रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू का आपने टारगेट 6 अरब का दे दिया, खरब का दे दिया। आपको पता है 65% इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम ड्यूटी से जो आ रहा है, अगर आप जैसे इंपोर्ट आदि करेंगे तो आपकी कस्टम ड्यूटी आधी हो जाएगी। जैसे आधी होगी तो रेवेन्यू आपका पूरा नहीं होगा। ये भी इनको समझ थी। अब ये बातें थोड़ी बताते हैं। इन्होंने फुल जोर लगा के अपने रेवेन्यू को भी पूरा कर लिया, मुल्क जाए ऐसी तैसी में। इन्होंने फुल जोर लगा के अपनी जीडीपी को भी बढ़ा दिया ताकि इंपोर्ट ज्यादा हो जाए मुल्क ऐसी तैसी में, इनको परवाह ही नहीं थी। अब 16 बिलियन का जो मुल्क पैसे से शॉर्ट हो जाए तो वो बताएं वो किधर जाएगा आईएमएफ के अलावा, उसके पास कोई अल्टरनेट ही नहीं, ऑप्शन कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो 4.8 था, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, हर 10 साल बाद रिवीजन होती है इंडस्ट्रीज की जी, कि कौन सी इंडस्ट्री खत्म हो गई, कौन सी आ गई, आईटी अंदर आ गई, ये ग्लास मेकिंग आ गई, पानी की बिजनेस आ गया, कुछ खत्म हो गई। जब रिवीजन होता है तो आपका जीडीपी रिवाइज होता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। 10 साल जरदारी साहब के बाद से हुआ ही नहीं था, ना नवाज शरीफ ने कराया। लाइन ड्रॉ हुई भी है, इनके पास पता है कि जो सिक्लिकल यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, कौन सी इंडस्ट्री है जो लॉस मेकिंग है। जब ये रिवाइज करते हैं तो उनको बंद करके नई इंडस्ट्री को डालते हैं तो उससे रिवाइज से जीडीपी को बूस्ट मिलता है। ये तो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना, ये तो वो चीज़ें इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि हम इनको बता भी चुके ये बात, और इनको खुद भी इनके इल्म में है कि ये जो डेट लाइबिलिटीज़ जो आप इनहेरिट कर रहे हैं आगे चल के आपके लिए डबल बर्डन होगा। फिर ये कि आपकी एक तो डेट सर्विसिंग सही नहीं थी, आपका एक तो रनिंग एक्सपेंडिचर जो वो है आपको उसको कंट्रोल करना है, टैक्स के पैसे से आप उसको चला लीजिए, लेकिन ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ये जो ओवर बर्डन है, इसको कैसे उतारेंगे, उसके लिए फंड्स कहाँ से जनरेट करेंगे। तो प्लान ये हुआ कि जनाब एक जगह से उधार लेके दूसरी जगह से उधार उतार दिया। बल्कि जो पहला उधार था वो 3% पे था, बाद वाला 5 पे था, उसके बाद वाला 7 पे। वो नहीं कहते कि वो उससे सूदखोर से पैसे, ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जा रहे हैं और आगे आगे करते जा रहे हैं। ये मुल्क उस जगह आ गया है। अब ये जो गवर्नमेंट आई है ना, इन्हें 3,500 देना है अब जी आते ही। जैसे इमरान कहता मुझे आते इतना देना था तो उसे 2,000 देना था, उससे पहले 1,500 देना था। ये बढ़ता जा रहा है हर गवर्नमेंट आने के ऊपर ना। देखिए इसका तरीका यह है कि आईएमएफ ने ये कहीं से नहीं कहा कि तुम पीआईए को बंद कर दो या स्टील मिल को बंद कर दो। उसने ये गाइडलाइन दी कि वो इदारा जो आपको इनकम नहीं दे रहा, आपकी जेब से पैसा ले रहा है, बिल्कुल ठीक है, उस डेट को आप देखें क्या करना है। हर गवर्नमेंट आके पॉलिटिकली स्ट्राइक से और उससे वो हो जाती है और उसको फिर नेशनलाइज, मतलब उसको वो रोक दिया, बिल्कुल ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ठीक है। और आप देख लें जिन इदारों की प्राइवेटाइजेशन हुई आज वो कितना, पीटीसीएल देख लें कहाँ निकल गया। फिर उसके बाद आप देख लें वो एमसीबी किसी जमाने में हुआ था, देखिए आज एमसीबी कितना आगे निकल गया। इसलिए कि जब किसी सेट की इन्वॉल्वमेंट आती है तो वो सबसे पहले के इलेक्ट्रिक को देख लें। लेकिन मैं उसी तरफ आ रहा था कि बात ये है कि उसका भी एक तरीकाकार होता है। अब वो मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ ये कि प्राइवेटाइज तो किया, लेकिन उसके साथ साथ पूरे मुल्क की चाबी भी उनके हाथ में थमा दी।
फिर दूसरी बात ये कि अब जैसे कि इलेक्ट्रिक जो बदतरीन कारकर्दगी है, अब आप देख लें कि ज़रा से इशू के ऊपर, अब उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, मैं आपको चंद चीज़ों की तो निशानदेही यहाँ पे कर सकता हूँ, वरना बहुत लंबी ये बहस हो जाएगी। इदारे की कारकर्दगी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, इदारा अपनी मनमानी करता रहे, अपनी मर्ज़ी से लोड शेडिंग करता रहे, कोई नहीं वो हो सकता, जबकि माहदे में तमाम चीज़ें तय थी कि आपने स्टेप बाय स्टेप आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है। हो ये रहा है कि जनाब जो प्लांट उनको दिए गए थे, जो फॉसिल फ्यूल से चलते थे, वो बंद करके उन्होंने गैस से चलाना शुरू कर दिए, गैस कंपनी की वो लाइबिलिटीज़ बढ़ती गई, वो हुकूमत के उस पर पल्ले में डाल दिया और ख़ुद यहाँ से जो है वो बरिउस जमा हो गए। अब वो विन विन सिचुएशन, यानी कि ऐसी कंपनी जिसके लिए विन विन सिचुएशन हर तरह से है, यानी कि वो जब चाहे अपना टैरिफ रिवाइज कर दे, जब चाहे अप्रूवल ले ले, एक सो कॉल्ड आपकी एक एंटिटी बनी हुई है, एक रेगुलेटर जिसको आप नेपरा कहते हैं, वो समरी भेजते हैं, वो शायद देखने की भी जहमत गवारा नहीं करते, वहाँ पे साइन कर देते हैं। वो पर यूनिट जितना चार्ज करें उनकी मर्जी है, जितना आपके ऊपर डालें आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जितनी दफा कोर्ट में चैलेंज हुआ है तो चीजें हाईलाइट हो गई कि गलत डाल, हर जगह जितने भी केसेस इनके अगेंस्ट गए सब में ये इन्वेस्टिगेशन हुई, फोरेंसिक ऑडिट हुआ, पता चला गलत डाला, गलत ही इनके एंड से। तो यासर ये एक ऐसा हम दलदल में फंस गए हैं जी कि जिससे अब इस वक्त फिलहाल निकलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इसका इलाज एक ही है कि जो भी गवर्नमेंट आए उसके जहन में सिर्फ एक बात हो कि मैंने सिर्फ पाकिस्तान को सही करना है, आइदर मुझे वोट मिलें, आइदर मेरी ट्रेड यूनियन मुझे सपोर्ट करें, आइदर कुछ भी हो, और प्लस बार बार जो समझदार थिंक टैंक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक जगह से नहीं एग्जीक्यूट हो सकता, इसके लिए आपको एक ग्रैंड डायलॉग करने पड़ेंगे। अब जो 3 हमारे बेसिक पिलर्स हैं, बल्कि मीडिया को भी अब डाल लें हम, इसलिए कि मीडिया की भी जबान रोकनी जरूरी है उस जगह पे। इन चारों को बिठा दें, इनसे बोलें कि अब हमने पीआईए को खत्म करना है, प्राइवेटाइज करना है, और ये इसका स्केड्यूल होगा। आप मुझे बताओ कि वहाँ के एम्प्लॉइज को हमने किस तरह पे ऑफ करना है, क्या करना है, कितने में सेल करना है, ये इसकी वर्थ है। ये भी नहीं कि वर्थ उसकी 2 अरब की हो, आप उसको 1 अरब में बेच दें और मजे करें उसको, ठीक है। जैसे कि हुआ यहाँ मुल्क के अंदर के इलेक्ट्रिक में हुआ, उन्होंने जितने की के इलेक्ट्रिक खरीदी इतना का कॉपर खोल के ले गए कॉपर, तो इन्हें वो करके फिर आपके जो जज हैं, चीफ जस्टिस साहब, उनको साथ बिठाएं कि इस तरह की कोई पिटीशन अगर आती है तो आपने एंटरटेन नहीं करना और उनसे ओथ लें। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट से लें, फौज से लें, इसी तरह आप मीडिया से लें कि ये एरिया ग्रे एरिया है, इसमें आपने नहीं जाना, ये मुल्क की बका के लिए, और प्लस आने वाली अगली हुकूमत, ऑपोजिशन 10-15 साल, ये मुल्क जो तरक्की की है ना मलेशिया, ये इन्होंने 15 साल का एक दफा एग्रीमेंट कर लिया, 15 साल तक कोई गवर्नमेंट आएगी इन 5 पॉइंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेगी। नहीं सर, सवाल ये पैदा होता है ना कि मैं बड़ी तकलीफ से बात है, बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन ये आपको लगता है कि इतनी फहमो फरासत पाई जाती है, इतनी हुब्बुल वतनी पाई जाती है, इतनी दानिस्त है, इतने ज़ीशऊर लोग मौजूद हैं, इतने काबिल लोग मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ जब सवालात किए जाते हैं, देखिए मैं बड़ी तकलीफ दे बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब भी कोई इस किस्म का सवाल मीडिया के ऊपर किया जाता था तो जवाब में 2 बंदे हुआ करते थे जिनको आगे कर दिया जाता था, आपको पता है उनके बारे में, और जिस किस्म के जवाबात वो दिया करते थे, आप यकीन करें, खुदा का शुक्र है कि अब उनकी शक्लें देखने को नहीं मिलती, और आगे भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उनकी शक्लें कभी ना देखनी पड़े इस कौम को। वो पाले इसी काम के लिए, तो वो इसलिए रखे गए थे कि जब भी आपसे कोई मामले के हवाले से बात की जाए कि इतनी अहम जिम्मेदारी पर आप हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, आप जवाब दें आवाम को, तो आगे से गालियां निकालना, किरदार कशी करना, मीडिया एंकर्स को गालियां देना ट्विटर के ऊपर, अपने जाली अकाउंट्स के ज़रिए उनके पीछे जो उनकी किरदार कुशी में लग जाए, ये सूरत हाल जब जिस मुल्क की होगी, वहाँ आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं? मुझे एक लम्हे के लिए बताइए तो सही कि अगर ये दोबारा कहते हैं हमें हुकूमत में ले आए, जो 3.5-4 साल के अंदर जो बेड़ा गर्क हुआ है, आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता, जो भट्टा बिठाया गया है, अगर मैं ये समझता हूँ कि 1 साल और अगर रह जाते तो मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त सूरत है, बहुत आगे की बात कर रहे हैं, 4 मंथ्स, बताइए, 4 मंथ्स थे हमारे पास जी, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक चीज़ और सईद भाई, मैं आपकी इजाज़त से अर्ज़ करूँ
कि मैं शुरू दिन से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक सवाल करता रहा अपने प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ फोरम्स पे कि वो इकोनॉमिक प्लान है क्या। टीम को तो छोड़ दीजिए कि 200 लोग हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, 200 अरब डॉलर लाएंगे, ये कर देंगे, वो टीम है कौन सी, उसका प्लान क्या है जो आप इन मसाइल से निकालेंगे, सिर्फ ये बता दीजिए। मैं तो ना फाइनेंस का आदमी हूँ ना आप फाइनेंस के आदमी हैं, मगर हमें भी सेंस होता है जी। तो जो फाइनेंस के हैं जिन्होंने सीए बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन ली उन्हें भी सेंस है। हमारा अलमिया क्या है कि जो भी पार्टी या लीडर हुकूमत में आता है ना उसको ये पक्का पता होता है, और ये जो कॉन्स्पिरेसी की बात है ना ये है फैक्ट है, उसको ये पक्का पता होता है कि मुझे 5 साल आराम से हुकूमत नहीं करने देंगे, ठीक है, डिक्टेशंस देते रहेंगे, ठीक है, या मैं जल्दी उड़ जाऊंगा यहाँ से, ठीक है, या मुझे हर वो बात माननी पड़ेगी जो मेरे हिसाब से उस वक्त के लिए सही नहीं है, ठीक है, अपनी एक और वो मानने के लिए उस बात को मानने के लिए वो हर वो गलत फैसले करते हैं कि जिधर से वो स्टे कर जाएं। बिल्कुल ऐसा। अगर इनको पता हो कि हमारे टोटल आगे का मुस्तकबिल परफॉर्मेंस बेस्ड है तो बस फिर ये क्या होगा कि ये अपनी एक्टिविटी को उधर लेके जाएंगे जहां से इन्हें पता होगा अगला इलेक्शन जीतना है, ठीक है। और एक सॉरी जी एक बात बता दूं, इसकी समझ जो आपकी सीनियर पार्टीज हैं उनको आ गई थी, बेनजीर को आ गई थी, नवाज शरीफ को आ गई थी कि हमने कुछ भी हो जाए, हमारी जाती दुश्मनियां भी हो जाएं, एक गवर्नमेंट को किसी सूरत से किसी के कहने से, चाहे वो आप एक्स वाई अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट, हमने उतारना नहीं है और उसको पूरी 5 साल देनी है और जो उसकी क्रिटिसिज्म है वो करनी है, मगर उसको उतारना नहीं है। और आप ये देखें 126 दिन के धरने पे पीपल्स पार्टी वाहिद थी जिसने सपोर्ट किया कि उतारेंगे नहीं हम, ठीक है, इन्होंने गलती की, चोरी की, इलेक्शन सब कुछ है, मगर 5 साल इन्होंने पूरा ये हमारा एग्रीमेंट है मिसाक में, ये वाले एग्रीमेंट करने होंगे और ये पाकिस्तान में होने नहीं देते। मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी ऐसा अच्छा सही है। मुझे एक गुजारिश है, देखिए ये तो चले आपने ठीक कहा कि ये होना चाहिए था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपका अपना बिहेवियर क्या है, ज़रा आप अपना मुहासबा भी तो कीजिए ना। देखिए जब आप पार्लियामान में पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मुझे शायद मेरे साथ बैठे हुए किसी कुलीग की शक्ल पसंद ना हो, लेकिन मुझे ये सोचना ज़रूरी है कि यहाँ तक पहुँचा कैसे, कि कितने लोगों की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहा है, तो लामहला मुझे उसके साथ बैठना भी है, उसके साथ बात भी करनी है, रिस्पेक्ट भी देनी है। और सबसे पहले ज़रूरी ये है कि ज़ाहिर है कि मेरा और उसका कोई ज़ाती मफाद नहीं है यहाँ पे, टेक्निकली स्पीकिंग, वैसे तो होगा कोई ना कोई, लेकिन वैसे कोई नहीं है। तो ये जो भी फैसला यहाँ पर होगा वो मुल्क के मफाद में होगा, ठीक है। अगर उसके हल्के को फायदा पहुंचेगा, इधर क्या चीज आई जी, पार्टी नो पार्टी, ऐसा ही परसों क्या हुआ है बोरिस के लिए, जी जी आगे था नो कॉन्फिडेंस, बताइए और उसकी अपनी पार्टी के लोगों ने किया था। ये होती है जमहूरियत कि जहां आपको लगता है कि आपकी पार्टी का, ये कह रहे हैं 63 पे स्पीकर बैठा हुआ है, चढ़ा दो, वो कहता है कि मैं जी वोटिंग नहीं कराऊंगा, मैं अपने उससे प्राइम मिनिस्टर से वफादार हूं। आप सोचें कि आपने एक लाफिंग स्टॉक इस मुल्क को बना दिया। इससे पता ये चलता है कि आपकी सियासी तरबियत क्या है, डिक्टेटर बना दिया आपने। ये पता चला कि आपको जिस ओहदे पे आपको बिठाया गया आप उसके सिरे से एल ही नहीं थे। अगर आपने ये जुमला कहा कि मैं अपनी पार्टी से सिंसेयर हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं ये वोटिंग नहीं करवा सकता, आप सोचिए तो सही। अच्छा अब यहाँ पर देखें, बड़ी हैरानकुन बात है, पाकिस्तान को देख लें अब क्या हो रहा है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा था, टोटल पार्टी बेस्ड हो गए, बताइए, हर वो डिसीजन ले रहे हैं। और देखें वही अनस्टेबिलिटी है हमारी कि जब सदर के पास कोई चीज जाती है वो साइन नहीं करता ये, और डॉलर बढ़ता जा रहा है, उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा कि वो क्या गलती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है वो आवाम बर्दाश्त कर रही है। सब्सिडी भी सेम चीज तो बिल्कुल, और इसीलिए ये कहा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें सदर पाकिस्तान भी शामिल हो। ठीक है जी, वो इम्पीचमेंट का रास्ता भी इख्तियार, और शायद वो आगे ऑप्शन ये भी खुल जाए। आप यकीन करें अगर ये सही जमहूरियत होती तो अब तक हमारे सदर पाकिस्तान की कम से कम 3 से 4 इम्पीचमेंट पक्की हो चुकी होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इस मौजू पे मजीद गुफ्तगू की जाएगी। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी मुल्क के सियासी मामलात पे, और इस वक्त क्योंकि बजट आज पेश किया जाना है, इसके हवाले से बात हो रही थी। अभी जो मौशी मुश्किलात हैं जो सारी आवाम के हिस्से में आ रही हैं, इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि कोई भी हुकूमत माजी में रही हो, कोई इकनॉमिक प्लान नज़र नहीं आया, या एक ऐसा प्लान जिसकी वजह से मईशत मुस्तहकम हो और मुस्तकिल बुनियादों पर हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है जो इस वक्त नज़र आई है, और उसकी वजह क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। सईद रशीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात हो रही थी। मैं बुलेट पॉइंट्स में दो बातें कर दूं, फिर हम दूसरा टॉपिक भी देखेंगे। एक तो जो पार्टी फेयर इलेक्शन से जीत के आए उसे आप पूरा 5 साल मुकम्मल करने दें और परफॉर्मेंस बेस अगले इलेक्शन में उसे जाने दें। ठीक है, एक तो ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है। अब इसके दरमियान में जितना चेंज है ना, ये 63A को तो उठा के बाहर फेंके। जितनी जल्दी इन हाउस वजीर आजम चेंज हो रहे हैं, होने दीजिए। हर महीने अगर बदलता है ना, इमरान को उठा के शाह महमूद को बना दें, उसको बना दें, इसको वो होने दीजिए, उसको बिल्कुल ना रोकें आप। ठीक है। मगर पार्टी को नहीं हिलाएं, मगर उसकी लीडरशिप को, प्राइम मिनिस्टर को हटाएं और वो उनकी अपनी पार्टी में से खुद जनरेट हो। बोरिस को देख लेना, परसों आया था। गुजारिश ये है कि ये जो सियासी जमातें हैं, ये सिर्फ कहने को सियासी जमातें हैं। वो है, अगर पीटीआई से इमरान को निकाल दें तो वो कहेगा पीटीआई कुछ भी नहीं, और है भी ऐसा, जीरो है। यही वजह है। दूसरी पार्टियों में भी यही हाल है। यासिर, मैं बुलेट पॉइंट्स में ये कह रहा हूँ, यही वजह है। इससे पहले मैं गई थी ब्रेक्जिट पे, इतनी सी बात पे चली गई थी। उसकी पार्टी वालों ने जाके बोला ठीक है तुमने गलत किया, ऑटो हम दूसरे को लाएंगे। एक तो ये हमें बनाना होगा। दूसरा, हमारे वो जो मैंने कहा था तीनों चारों स्टेक होल्डर, मीडिया भी उसमें शामिल है, वो बैठ के एक दफा एग्रीमेंट कर लें कि 10 साल तक ये 5 एरिया ऐसे हैं हमारे इकोनॉमिक्स के जिसको ना हम क्रिटिसाइज करेंगे, और जो गवर्नमेंट भी आए, मैं कहता हूँ चोरों की गवर्नमेंट आ जाए। मुझे ये समझ में नहीं आता लोग ये कैसे बोलते हैं चोरों की गवर्नमेंट। यार उस चोरों की गवर्नमेंट को 1 करोड़ लोगों ने वोट दिया है भाई। अब वो या तो उन पे बम गिरा के आप उनके वोट मार दें बिल्कुल भाई, या तो उन्हें वोट दिए है ना, उनको पूरा हक है, वो चोर हैं, डाकू हैं, उन्हें असेंबली में, इसलिए कि वोट से जीत के आए हैं ना। तो एक तो ये रिस्पेक्ट सीखें कि वोटर की क्या। ऐसे ऐसे मीडिया में एंकर आते हैं यासिर, इतनी गालियां दे रहे होते हैं, यार उनको एहसास नहीं है कि वो जिस पार्टी को गाली दे रहे हैं। मैं इमरान को आज रात दिन गालियां देता, मैं पॉलिसीज पे बोल सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, मगर इमरान को गालियां देने का मतलब यार उसके कितने फॉलोअर्स हैं, आप उनको उनकी दिल आजारी कर रहे हैं। वो वोट लेके आए यार, उसका 1 करोड़ वोट है इस मुल्क के अंदर, आप कैसे उसको इस तरह क्रिटिसाइज कर। तो एक तो ये हमें करना होगा, ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान इसी तरह जाएगा। एटलीस्ट 10 साल के लिए लॉक करें, गवर्नमेंट चाहे 1 साल बाद बदल जाए। भाई ये कल्चर देखें, बड़ी माजरत के साथ जो इस मुल्क में मुतारिफ कराया है ना अपोजिशन को, अपने मुखालफिन को गालियां निकालने का, किरदार कुशी का, सोशल मीडिया के जरिए उनके बारे में बातें करने का, 5 साल में हुआ है। ये पिछले 5 सालों के अंदर हुआ है। उससे पहले पाकिस्तान में सियासत में ऐसा कल्चर नहीं था। लिया है जी। एक घर में पीपल्स पार्टी वाले का झंडा होता था, इधर जमात इस्लामी का होता था, इधर वो अहले सुन्नत का होता था। शाम में साथ बैठते थे, वोट डालते हुए साथ जाते थे पोलिंग एजेंट, और फिर हम इसको डालते थे और बताते थे हमने पीपल्स पार्टी को। बिल्कुल ठीक है, दिस इज कॉल्ड द जमहूरियत। ये थोड़ी दुश्मनी आप देखिए, बता नहीं सकते कि मैं अभी आजकल मैं आज बोलता हूँ जब किसी पार्टी के खिलाफ, दूसरे दिन से क्रिटिसाइज शुरू हो जाता है, लिफाफे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो ये तो कल्चर हो गया। अच्छा अब देखिए, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है कि जितनी पार्टियां हैं, मैं मिसाल से बात करूं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कोई ना कोई इशू ऐसा जो लोगों को समझ नहीं है वो बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए ऐसे डिसीजंस कर देते हैं जैसे इन्होंने सब्सिडी की। उसके अलावा 2 पॉइंट्स ऐसे इमरान ने किए हैं जो टोटल झूठ पे मबनी थे। एक ये हेल्थ कार्ड जो था ना, आज मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूँ। कल तक ये बोल रहे हैं हेल्थ कार्ड दुनिया का सबसे, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया में ऐसी इंश्योरेंस कहीं पे भी नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो। फ्री ऑफ कॉस्ट हो, आप कुछ % अमेरिका में भी दे रहे हैं, NHS में भी देना पड़ता है, और ये करवा सकते हैं, दांत को करा सकते हैं, मुंह को नहीं करा सकते, पेट को करा सकते हैं, उसकी लिमिटेशन है, इसलिए अफोर्ड नहीं करती गवर्नमेंट हेल्थ, इतनी बड़ी कर नहीं सकती पाकिस्तान जैसा मुल्क। इन्होंने उठा के
कहा कि हमने हेल्थ कार्ड दे दिया 10 लाख। अब मैं सिंपल डाटा से आपसे बात करता हूँ, मैं सारा बात ही डाटा से करता हूँ, लॉजिक से, इसलिए कि मैं हवाई लफाजी नहीं करता, जरूरत नहीं है। बिल्कुल 12 करोड़ पंजाब की आबादी है, ठीक है, और 4 करोड़ सरहद की है। इधर इन्होंने डाल दिए ना दोनों, 12 और 4 16 करोड़ हो गए। 16 करोड़ को अगर घराने वाइज आप कर लें, 4 लोग एक के अंदर हैं, तो 4 करोड़ घराने हो गए। 4 करोड़ घराने को 10 लाख देने का मतलब आप समझते हैं 5 ट्रिलियन जी, 5 ट्रिलियन। अगर आप इंश्योर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि ये मेरे इतने मेंबर हैं, तो आपको उसका प्रीमियम उसको इतना देना होता है ना, वो पागल तो नहीं है ना कि आपको खर्चे दे रहा है, आपको इंश्योर उसके खर्चे वो देने होंगे। मैं अब इसको बिल्कुल रिवर्स बात करता हूँ, 4 करोड़ का 10% रख लें आप जी, ठीक है, तो ये हो गए 40 लाख। 40 लाख, 10 लाख को भी आधा कर लें 5 लाख। एक घराना एक साल में 5 लाख भी कंज्यूम कर देता है, और आपके 40 लाख घराने हैं। अब आपके कैलकुलेटर पे तो आएगा ही नहीं फिगर ना, मैं आपको बता सकता हूँ कितने मिलियन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 12,000 जो उन्होंने बांटे थे, 1 करोड़ घराने को बांटे थे, अभी लेटेस्ट मिसाल है कोविड। बल्कि मैं उस वक्त पीटीआई की एक मीटिंग में था, मैंने पूछा कि पैसा कहाँ से आया, तो 150 अरब जो डोनेशंस आई थी IMF ने दी थी कोविड के लिए, उधर से इन्होंने बांटे थे। 12,000 1 करोड़ लोग घराने को देने के लिए 150 अरब इन्हें चाहिए थे। अब आप मुझे बताएं 5 लाख 50 12,000 नहीं 5 लाख, कम से कम 4 ट्रिलियन चाहिए, ठीक है। मैं 4 ट्रिलियन का भी हाफ करके 10% ले लेता हूँ कि उन घरानों में से भी 10% लोग जाएंगे अस्पताल, उस 10% में से 10% इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, तो भी आपको कम से कम 600 से 700 अरब रुपए साल दरकार होंगे। बिल्कुल सादा, ठीक है, ये बजट में रखना चाहिए था। अब 700 अरब अगर आप हेल्थ कार्ड के लिए रख दें, एक अस्पताल, अच्छा अस्पताल 3 से 4 अरब में बनता है। बिल्कुल ऐसा ही बनता है, बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप उसके साथ 1 अरब उसका कॉस्ट रख दें, रनिंग कॉस्ट रख दें, 5-5 अरब के आप कितने 200 अस्पताल पाकिस्तान में बना सकते हैं। आपकी सारी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है फ्री ऑफ कास्ट, विदाउट सोचे, सिर्फ पॉलिटिकल। हमने हेल्थ कार्ड बांट दिया, उस पे उनका झंडा सही में टेक्निकल जस्टिफिकेशन यहाँ पे भी नहीं थी, हाउसिंग स्कीम पे भी नहीं थी। जब ये बात मैं आपसे बात करता हूँ हाउसिंग पे भी, चलिए आप उसी पर आ जाए, मैं उसी तरफ आ गया। हेल्थ कार्ड आपको समझ आ गई कितना बड़ा गिमिक इन्होंने किया, गिमिक है ये, बिल्कुल गिमिक है, और टोटल अवाम को अभी तक बेवकूफ बना रहे हैं। ये गवर्नमेंट, इसके बाद वाली गवर्नमेंट, इसके बाद वाली जी 5 साल वाली 15 गवर्नमेंट भी ये हेल्थ कार्ड पाकिस्तान में नहीं ला सकती हैं। ये मुल्क जो आज बुड्ढों को मार रहे हैं ना, क्यों मार रहे हैं? ऐसा ही है, इसलिए मार रहे हैं, उनकी सारी इकोनॉमिक जा रही है हेल्थ कार्ड पे। जब 60 के बाद रिटायर हो जाता है ना, सिर्फ वो पैसे ले रहा होता है इंश्योरेंस के, बिल्कुल हर मंथ में पैसे आ रहे होते हैं। ये मर गए हैं। 20% इस वक्त यूरोप के अंदर जो आबादी है वो अबव 70 है, सिर्फ ले रहे हैं पैसे दे नहीं रहे। मगर वो कैलकुलेट करते हैं कि हमने इतना इनसे पहले लिया था टैक्स के मद में, और उन्हें जवान चाहिए। क्यों कनाडा इमिग्रेशन दे रहा है? पागल है, उसे जवान चाहिए इंश्योरेंस वाले, बुढ़े उनके जमा होते जा रहे हैं। तो ये हेल्थ कार्ड अगले 50 साल पाकिस्तान में तो नहीं आ सकता ये बजट के हिसाब से। अब मुझे रियल एस्टेट पे जिसने पूरा इमरान ने जिसके ऊपर सारा गेम किया, मैं 3 मिसालें आपको देता हूँ आज के उसके ऊपर रह गए। पहले तो ये साहब आए टीवी में, मैं ये कर रहा हूँ 5 मरला 3 मरला, उस पर इतना सूद देना पड़ेगा। मदीना की रियासत में सूद बताएं, मतलब उसको बिल्कुल ऑपोजिट है, दोनों चीजें से बात कर रहे हैं। तू सोच तो ले यार, तू ऑन एयर टीवी में 22 करोड़ से बात कर रहा है और कह रहा है 5 मरला वालों को 5% सूद देना पड़ेगा, तो तेरी मदीना की रियासत तो यहीं से गई, खत्म हो गई। अब मैं फिजिकल आपको बताता हूँ कि आप तो बच्चे हैं अभी, आपको पता नहीं। 80s के अंदर इधर कराची के अंदर एक बूम आया था रियल एस्टेट पे, फलानी लेक फलानी रेसिडेंसी बननी शुरू हो गई, और 98% भाग गए पैसे, बिलियंस में लोगों के पैसे फंसे। उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट ने सोचा क्या करें, तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि जब तक NOC ना आ जाए आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ये बाइंडिंग डाल दें।
और उसमें क्या होता था कि लोग ऐसे एक जमीन के ऊपर जाके ना 4 फ्लैग डालते थे, एडवर्टाइज देना शुरू करते, जमीन ना उनकी है ना किसी की, फाइलें भेज देते थे, बाद में भाग जाते थे मिलते। तो गवर्नमेंट ने एक पाबंदी था, इन्होंने आते ही सबसे पहले सिंध में नहीं पंजाब में उसको रिलीज किया कि आप एमनेस्टी के तहत ले लें जितने प्लॉट लेके बनाने हैं, और 5 साल 1 साल के लिए आपको उसमें। देखें दुनिया की कोई ऐसी एमनेस्टी आपने सुनी है जो आगे की हो? हमें एमनेस्टी हमेशा पीछे की होती है कि मेरे पास ब्लैक मनी थी, मैंने बोला भाई आज आप डिक्लेयर कर दो, आगे की मेरी ब्लैक मनी को इंश्योर करेगा? ये गवर्नमेंट वाइज है तारीख की जिसने आगे की एमनेस्टी इंश्योर कर दी कि अगले 1 साल तक जितना तुम्हारा ब्लैक मनी है वो हम तुम्हें माफ कर देंगे। अब देखें उन्होंने क्या किया पंजाब में, इस वक्त एक इतना हिस्सा ऐसा नहीं है जो एडवर्टाइज ना हुआ, टीवी चैनल्स चल रहे हैं सिर्फ अब रियल एस्टेट से, सिगरेट आता नहीं है और एडवर्टाइज खत्म होगा सिर्फ रियल एस्टेट, मरीना ड्राइव। इससे पहले कभी पंजाब में इतने फ्लैट्स इतने कुछ बने कभी नहीं, नेवर। ये जैसे इसने पॉलिसी लाई, जितने कराची के पंजाब से लोग इधर आते थे रियल एस्टेट, पूरे ये बैरिया में बैठे हुए थे, वो सारे वापस पंजाब गए, सारी जमीनों को उन्होंने वो कर दिया। अब मैं सिर्फ एक का नाम नहीं लेता, मगर टीवी में रोज आता है खबरों से पहले उसका, वो ये कहता है कि 5,000 और 5 लाख डाउन पेमेंट देनी है। अब आप देखें, नोट करें फिगर से, और 7,500 रुपए महीने के हिसाब से आपने 5 साल देने, तो ये 5 मरले का मकान आपका हो जाएगा। आज के दिन जो कॉस्ट आ रही है ना पर स्क्वायर फीट, पहले 3,000 थी, इस वक्त 6,000 हो गई, जो लोहा 80 था 2.25 का हो गया, 6,000 नहीं तो 5,000 पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ रही है। 5 मरले का मकान बनाने के लिए 45 से 50 लाख की आपको कॉस्ट चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताएं 5 लाख उसने लिए, और ये टोटल गुना, मैं बोलूंगा गुना हमारे कप्तान को जाएगा जिसने बगैर सोचे समझे अपने एडवाइजरों के कहने पे इसको छूट दे के, अभी ये 2-3 साल में ये जब स्कैम आएगा ना, बिलियंस में पंजाब के लोगों के पैसे फंस जाएंगे और मिल नहीं सकेंगे, भाग जाएंगे वो सारे। वो इसलिए भागेंगे, मैं अब साबित करता हूँ। 45 से 50 लाख की कॉस्ट आ रही है, 5 लाख उसने पहले ले लिए, बाद में वो कोई 12-13 लाख और लेगा आपसे 5-7 साल में, मिला के 17 लाख। डू यू थिंक कि 17 लाख की चीज मुमकिन नहीं है? 45 लाख वाली मुमकिन ही नहीं है। मैं ये हमेशा लोगों को सीधा ये है कि वो जितने 5 लाख मिले, 1-2 किस्तें मिली, भाग जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और अब ये रियल एस्टेट में इतना बड़ा स्कैम आ गया, मैंने एक दफा पहले भी टीवी चैनल में बात की थी कि कंपनियां खुलती हैं, ये करती हैं, जैसे डिले होता है ना तो लोग अपसेट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप एक जगह इन्वेस्ट कर दें और आपको कोई जमीन खुदती हुई नजर नहीं आए, कोई उसके अंदर लाइनें खिंच रही नहीं है, कोई प्लेन नहीं डल रही, तो आप घबरा जाएंगे कि यार मैंने इतना। इनके अपने एजेंट उनके पास आते हैं, वो कहते हैं यार ये तो फंस गए पैसे आपके, आप मुझे 50,000 रुपए दें, मैं आपके ये पैसे रिलीज करा। शहर से बाहर जो सोसाइटी बनी है, जो रावलपिंडी से जो साहब आए यहाँ पर, उनका ये खासा है। लोगों को शायद अब इल्म नहीं है। शहर कराची के अंदर तो चलें, अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, फिर अदालती फैसले की वजह से लोग थोड़े से मोहतात हुए, वरना सूरत हाल यही थी कि उसको स्टॉक मार्केट की तरह जो है वो बनाया गया, वहाँ से फाइलें खुद डंप करके बाय बैक की हैं, दोबारा से फिर वो रूमर स्पेकुलेशन का चक्कर हुआ। ये कैच है, जब आप उस एजेंट से डील कर लेते हैं कि यार मेरे 6 लाख फंसे हुए, 50,000 मैं आपको दे दूंगा, मेरे 6 लाख रिलीज करा, वो एग्रीमेंट करके आपको कंपनी के पास ले जाता है, बिल्कुल ऐसा आप साइन करते हैं कि मेरे पैसे वापस दे दो, और वो जो आपने एग्रीमेंट किया होता है उसमें बहुत इतने बारीक बारीक लफ्जों में चीजें लिखी होती है, जैसे बैंक वाली आप पढ़ते ही नहीं, उसको साइन कर देते हैं। उसके अंदर ये लिखा होता है कि जब भी आप इसको रीबैक करेंगे तो 25% हम काट लेंगे, डिडक्शन हो जाएगी। अब देखें वो 5 लाख के फाइलें वापस करवा रहे हैं जी, और 25% काट रहे हैं जो उनकी इनकम है, बिल्कुल ऐसा, और अगली फाइल बेच रहे हैं जी। ये इतना बड़ा एक गुनाह जारिया कर दिया इन्होंने, और लोग फंसते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा साइकिल है। मैं कह रहा हूँ हमारे कप्तान साहब ने ये 2 जो ब्लंडर किए ना, इसका खमियाजा हमें अगले 5 साल तक भुगतना सर। इसके अलावा भी माशाल्लाह बड़ी तवील एक कहानी है, वो तो अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब इख्तलाफ इसी बात पर है कि मैं और आप बैठ के टीवी के ऊपर ये सारी बातें आवाम को बता रहे हैं क्योंकि उनको गुमराह किया गया,
और जिस तरह के ख्वाब दिखाए गए और जो कुछ होता रहा। एक मिनट जी, अगर ये बातें पीपल्स पार्टी भी कर रही होती, नून लीग भी, फजलुर रहमान जी, यकीन करें मैं यहाँ बैठ के यही बात कर रहा था कि तुमने ये झूठ बोला और ये ब्लंडर किया। मेरा वास्ता पीटीआई से उससे नहीं है, मुझे अपने मुल्क से वास्ता है। बिल्कुल है, और होना भी ये चाहिए। सईद भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है। बहुत सारे ऐसे मामला हैं आवाम के सामने लाना बेहद ज़रूरी है, और ये वो सच्चाई है जो बड़ी तल्ख है। और पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं सियासी ख़ास तौर पे वाबस्तगियाँ जिनकी हैं, वो इन तमाम चीज़ें, आखिरी मिनट है, बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया। जिस वक्त ये मैंने इसकी बात की थी ना हेल्थ कार्ड की, तो पीटीआई के लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम पागल हो यार, कहाँ से लाएगा इमरान, तुम्हारा क्या वास्ता। बिल्कुल ठीक मैंने कहा यार मुझे बता दो ये पैसा आएगा कहाँ से। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। ये हमारा पहला सेगमेंट था। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला फिर जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।